नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सराफा बाजार में, जी हां, सोने चांदी की दुकान में दुकानदार एसोसिएशन ने एक मुहिम चला दी है। इनफैक्ट आप कह दीजिए तो सब दुकान वालों को कह दिया कि अपने दुकान के बाहर एक प्रस्ताव छाप दीजिए, एक सूचना छाप दीजिए जिसमें यह बहुत क्लियर कट हो कि कोई नकाब, हिजाब और साथ ही साथ हेलमेट या किसी भी प्रकार से मुंह ढक करके दुकान में नहीं आएगा। मतलब बहुत साफ है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है, क्योंकि इन दिनों बिहार के कई शहर में खासतौर पर सोने चांदी की दुकान में लुटेरे घुस जाते थे। वो कभी बुर्का पहने होते थे, कभी चेहरे को ढके रहते थे, कभी गमछे से ढके रहते थे, कभी हेलमेट पहने रहते थे। और इसको लेकर के जब बहुत ज्यादा लूटपाट होने लगी तो बाजार के लोगों ने, दुकानदार ने यह तय कर लिया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही बात बुर्का और हिजाब पर आई, लोग नाराज हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। भाई, पॉलिटिकल पार्टीज घुसती हैं तो राजनीति तो होती ही है। आपको मालूम है, पिछले दिनों नीतीश कुमार को लेकर के भी जबरदस्त राजनीति हुई, जबकि नीतीश कुमार का इंटेंशन साफ था, वीडियो में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी लोगों ने जोरदार तरीके से राजनीति की। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा को ताक पर रख देना चाहिए, या सवाल यह भी उठता है कि भारत में जो लोगों को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से पहन सकते हैं, अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं, उस अधिकारों का हनन समझा जाए। क्योंकि ये इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी बेहद जरूरी है कि कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, कई मुसलमान देश भी हैं जो सार्वजनिक स्थल पर बुर्का या हिजाब को बैन किए हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन व्यवसायियों ने सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया है तो क्या वो गलत किया है, और गलत नहीं किया है तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ये एक तरीका दिखाई पड़ता है, या फिर सुरक्षा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि किसी का जो अधिकार है, जो ये कहा जाता है कि भारत में हर धर्म के लोगों को पहनावे का, ओढ़ावे का, जीने का अधिकार है, उस पर कहीं ना कहीं ये आक्रमण है। दरअसल ये है क्या? बिहार में ये राजनीति गर्मा क्यों गई है? और मजेदार बात यह है कि इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में साफ डिवीजन दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि जेडीयू ऐसा करने को मजबूर क्यों हुई है? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। और एक बात आप जान लीजिए कि जेडीयू में खास तौर पर ऐसे मौके आते हैं तो जेडीयू में भी दो धारा दिखाई पड़ता है। आप याद करिए, बांग्लादेश के प्लेयर को जब बैन किया गया कि भाई आप उनको क्यों आईपीएल में ले रहे हैं, और फिर उनका नाम हटा दिया गया, तो जेडीयू में ही राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्टेटमेंट यह था कि राष्ट्रीय इंटरेस्ट, हित से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन दूसरे गुलाम गौस का स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यह मामला तूल पकड़ रहा है, और तूल पकड़ने के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या कुछ और भी है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि एआईएमआईएम या अन्य दलों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ये हम लोगों ने डिसीजन लिया है अपना व्यापार को सुरक्षित करने के लिए। अभी होता क्या है कि कभी भी लोग हेलमेट लगा कर आ जाते हैं, मास्क लगा कर आ जाते हैं, तो आपस में हमारा संबंध अच्छा रहे, बरकरार रहे, इसी वजह से हम लोगों ने ये एक्शन आग्रह रहेगी कि बिल्कुल स्वागत रहेगा, लेकिन आग्रह के साथ हम ये कहना चाहेंगे, ठीक है आपका भी व्यवसाय चले, लेकिन जो आपका खरीदार है, कस्टमर इज गॉड, आप ही लिखे रहते हैं दुकान में, तो कस्टमर के भी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। आप उनके लिए लेडीज सेल्समैन रखिए, लेडीज सेल्समैन रहेंगे, वो उस पर काम करेंगे, वो उसको प्राइवेसी दे, उसको ऐसा मैकेनिज्म आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके यहाँ क्यों खरीदेंगे? आप मेरे उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, उनमें उनका ये कहना है कि एटलीस्ट चेहरा दिखे। चेहरा दिखे जो दिखे, लेकिन लेडीज जो आपको सेल्समैन लेडीज रखना पड़ेगा ना, तो आप उसके लिए प्राइवेसी का इंतजाम कीजिए। आप
चेहरा देखिए, आप चेहरा देखने के लिए तो हम आपके यहाँ नहीं आए, हम आपके यहाँ सोना का सामान खरीदने आए। आप बड़े व्यापारी हैं, यानी सोना कोई खरीदने आता है तो फाइनेंशियली साउंड लोग आता है, या जो भी अपने बेटी को देना चाहता है, अपनी बहू को देना चाहता है, अपने घर वालों को देना चाहता है, तो पैसा है तब आप क्या है। तो आपको भी मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा, ये संविधानिक अधिकार है। आपको लेडीज सेल्समैन रखिए, आप ऐसा मैकेनिज्म सेट कीजिए कि हम आपका भी हम सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा। पता नहीं ये किस तरह का लॉजिक है, और प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि अगर कोई पुरुष सेल्समैन हो और आप उसके सामने चेहरे हटा कर के बात करते हैं, ढक कर के बात नहीं करते हैं, तो कैसे किसी का प्राइवेसी नष्ट हो जाता है। कुछ समय की बात है, आपको सोना पसंद है, सोना खरीदिए, पहनिए, और पसंद हो खरीदिए और चले जाइए। सवाल ये उठता है कि इस फैसले को लेने से पहले जो दुकानदार एसोसिएशन का लॉजिक है उसमें क्या कमी है? क्या ये कोई एंटी रिलीजन है? मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं? सिर्फ बुर्का और हिजाब पर यह बैन होता तो बात समझ में आती। वो तो ये भी कह रहे हैं आप हेलमेट पहन कर नहीं आ सकते, वो तो ये भी कह रहे हैं आप चेहरा ढक कर नहीं आते। आपको याद होगा कई लोग चेहरा ढक लेते हैं, कई लोग गमछे से, अंगोछे से चेहरे ढक करके चलते हैं। आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और दरअसल ऐसा करने के लिए दुकानदार, व्यवसायी, उनका एसोसिएशन मजबूर क्यों हुआ है? ये कई ऐसे सवाल हैं। या क्या एक धर्म के प्रति ऐसा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलते हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अकबर अली, प्रवक्ता जेडीयू। आपका बहुत स्वागत है अकबर अली साहब। साथ ही साथ हमारे साथ अरुण यादव, आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हैं। आपका भी अरुण जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पंकज भारतीय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और जल्दी ही बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अरुण यादव जी, सब बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप और जेडीयू एक मुद्दे पर साथ साथ दिखाई पड़ते हैं औपचारिक तौर पर। वैसे अंदर खाने आप लोग आजकल बहुत चाय पी रहे हैं, हमें पता है, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि आपको लगा कि इस पे राजनीति कर लेना चाहिए? भाई सुरक्षा का मसला है। कई स्कूल कॉलेज में भी तो ऐसा होता है कि आप बाहर बुर्का पहनिए पर क्लासरूम में आप नहीं पहनिएगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसको लेकर के केरल में भी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ओपिनियन दिया है कि आप क्लासरूम में बुर्का या हिजाब पहनने का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं पहना जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। केरल में भी इसको लेकर के विवाद हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं जगह जगह पे चोरी, डकैती, लूट पाट हो रहा है। पहचान में नहीं आता बुर्के में कौन है, पुरुष है, मर्द है। बुर्के की आड़ में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, या मुंह ढक करके, हेलमेट ढक करके ऐसी घटनाएं हुई हैं। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया, तो आरजेडी को इसमें राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए पंकज जी, राजनीति का यह सवाल नहीं, सवाल है धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले का, सवाल है सामाजिक प्रथा पर हमले का, जो कि आपने भी कहा संविधान ने जो अधिकार दिया है अपने अपने तरीके से खाप सकता है। कोई व्यक्ति पी सकता है, कोई व्यक्ति पहनावा अपने अंदाज से वो कर सकता है। तो इस तरह का जो फैसला है ज्वेलर्स एसोसिएशन का, निश्चित रूप से संविधान विरोधी है। निश्चित रूप से संविधान ने जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, उसके विपरीत है। इस तरह का निर्णय सुरक्षा के आड़ में निश्चित रूप से लेना संविधान विरोधी है। सवाल यह है, आप सुरक्षा के आड़ में किसी तरह का फैसला अपने मन मुताबिक कैसे ले सकते हैं? उसके लिए तो सरकार है। और जहां तक सुरक्षा के हवाले इस तरह का हवाला देकर आप निर्णय लेते हैं, तुगलकी फरमान जारी करते हैं, तो नई सरकार गठन के बाद
जिस तरीके से मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे प्रचंड जीत हासिल की है बिहार में एनडीए ने, और भाजपा कोटे में गृह विभाग गया है, उसके बाद तो बिहार में राम राज स्थापित है, कानून का राज स्थापित है। यहाँ जो भी गुंडे थे वो तो सब नेपाल भाग गए। अब कहाँ किसी तरह का क्राइम है? अगर कहाँ आप सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह का डर है, भय है, और अपने तरीके से आप फैसला लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं ना। नहीं पर उन पर तरीके को नहीं अपनाइए ना। पर ये बताइए, हैं? ये बताइए, ये बात तो आप कह रहे हैं, पर आपको भय ये है कि जो 25 सीट मिला है वो भी नहीं मिलेगा, मुसलमान सब भाग जाएंगे। हर बात को हिंदू मुस्लिम या उस तरीके से राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? हम ऐसा सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं। सवाल सुन लीजिए अरुण जी, हम तो आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, हम आपको सुनते हैं, हम आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं। कजाकिस्तान मुस्लिम देश है, वो कहते हैं हमको नकाब हिजाब नहीं चाहिए, हम नहीं पहनेंगे। अब आ जाइए तुर्की। तुर्की आपको पता है आजकल खलीफा बनने में सबसे आगे लगा हुआ है, और आप जान लीजिए हर बात में भारत का विरोध करता है। वो तुर्की भी, तुर्की में पहले प्रतिबंध था, अब हटा लिया, लेकिन सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों पर हिजाब बुर्का वर्जित है। ये तुर्की की कहानी है। अभी यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बड़ा सवाल ये है कि जब आप बुर्का प्रमोट कर रहे हैं, अरे आप प्राइवेसी मेंटेन करिए ना, अपने घर में मेंटेन करिए, अपने प्राइवेट स्पेस में मेंटेन करिए। लेकिन अगर ये सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, आम लोगों के सिक्योरिटी से जुड़ा मसला हो, तो यहां पर कहां यह बात आ जाती है कि आपका निजी अधिकार है? निजी अधिकार आपके घर में है, निजी अधिकार आपके स्पेस में है, निजी अधिकार सब जगह क्यों है भाई? और जिससे अगर सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, सुरक्षा थ्रेट में आता है, तो इस पे राजनीति क्यों? सवाल यह है कि भारत ऐसा देश नहीं है ना। श्रीलंका में तो कंप्लीट बैन है, चाइना में सिंजियांग की बात मैं करूं तो चलिए, चाइना तो एक अलग देश ही है, वहां तो मुसलमान पीड़ित भी होते हैं तो मुसलमान कुछ नहीं बोलते, और उनका दर्द यहां के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान को भी सुनाई नहीं पड़ता। ये बात आप जान लीजिए, पता नहीं ये क्या बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको किसी धर्म से जोड़ने का, क्योंकि मैं पढ़ रहा था जमीयत उलेमा हिंद, उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा रैशनल है, वो बात समझ में आती है। पर आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि लग रहा है जो बचा खुचा मुसलमान है वो भी भाग जाएगा, अब कहीं 25 से 15 पे ना आ जाए। अब आप बोलिए पंकज जी। हाँ बोलिए। हमें हंसी लगता है। नहीं आप कैसे देखिए अरुण जी आप खूब हंसिए हम पे, हम उसका स्वागत करेंगे। बस मेरे जो लोगों के जहन में सवाल है उसका क्लैरिफिकेशन हम चाहेंगे। आप खूब हंसिए, भला बुरा भी कहिए, आपका स्वागत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हंसी हमको इसलिए आता है पंकज जी, आप बहुत तेज तर्रार पत्रकार में से हैं और हम लोग मानते हैं, और बहुत आपको ज्ञान भी है, माँ सरस्वती ने दिया है। लेकिन पूरे इंट्रो में और अभी मेरे कुछ वक्तव्यों के बाद आपने जो बातें रखी, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से, बुर्के से आपने जोड़ दिया। शायद आप ज्वेलर्स एसोसिएशन का निर्णय को, फैसले को बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया। उन्होंने घूंघट को लेकर भी कहा, ये तो हमारे घूंघट तो हमारे सामाजिक प्रथा का हिस्सा है हिंदुओं का, ऐसा नहीं। उन्होंने हेलमेट को लेकर कहा है, उन्होंने ये जो है मास्क को लेकर कहा है, गमछा को लेकर कहा है। लेकिन आपके ऐसे धुरंधर पत्रकार इसको कहां ले जा रहे हैं? हम कहां, गजब बात है। क्या ये जो घूंघट है हमारा सामाजिक प्रथा का हिस्सा नहीं है क्या? अगर किसी, आज भी भारत जो है का जो आत्मा गांव में बसता है, आज भी गांव में आप चले जाइए ना, 80% के घर में आप चले जाइए, हम जो गांव में मिल जाएंगे। आप बोल लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आप बोल लीजिए अरुण जी, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सवाल सुनिए, सवाल ये उनका सवाल भी जायज है। चलिए, वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप दूसरा
जो विकल्प तलाशिए ना, अब वहां चिपका देंगे, घूंघट में नहीं आ सकती हैं, बुर्के में नहीं आ सकती हैं, हिजाब में नहीं आ सकती हैं। उसके लिए आप गेट पर उस तरह का सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर लीजिए, लेडीज ये रख दीजिए, या उस तरह का कैमरा रख दीजिए। अब किसी हिंदू को ही जाना हो भैंसुर और भाभू के साथ, पुतहू और ससुर जाए, तो आज भी गांव में पल्लू के सहारे जाता है। आज भी घर में भी ससुर जब एंट्री करती है गांव में, देखेंगे पल्लों में पुतहू रहती। अगर मार्केट जाना हो ससुर के साथ, भभो के साथ, पल्लों में जाती है। ये सामाजिक प्रथा का हिस्सा है। और हिजाब, और जहां तक आपने कहा नकाब का, ये तो संविधानिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो आप इस हिस्से को बंद कर देंगे, तुगलकी फरमान जारी कर देंगे। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। उसके लिए आप सरकार से डिमांड करिए ना, या सरकार को कहिए इस तरह की ही व्यवस्था बना दे। आप कौन होते हो जी इस तरह का फरमान जारी करने वाला? तुगलकी फरमान। चलिए, और भारतीय जनता चलिए पार्टी चलिए और चलिए RSS का चलिए चलिए एजेंडा चलिए बढ़ाने का अरुण जी करते हो, अरुण जी अरुण जी बिल्कुल घोर निंदनीय, अरुण जी बिल्कुल घोर निंदनीय आपने पंकज जी। अपनी बात रख दी, बहुत समय दिया आपने, सारी बिल्कुल, बात रखी। मैं बिल्कुल। एक बार रिपीट कर देता हूं, और पैनलिस्ट हैं उनके पास भी जाऊंगा। मैंने ना तो घूंघट का विरोध किया है, ना हिजाब का विरोध किया है, ना निकाब का विरोध किया है। मैंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप इसे पर्सनल स्पेस में या ऐसी जगहों पर इन तमाम चीज का, घूंघट का भी इस्तेमाल करिए जहां पर अन्य लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आपके घूंघट से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होता है तो घूंघट उठाकर देखा जाना चाहिए। अरे भाई, आज तक नहीं हो रहा था और ये घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, तो फिर कहां लोग मांग कर रहे थे कि ऐसा आप कर अरे दीजिए? भाई, देखने की बात कहाँ है पंकज जी? आप इस उनका जो सूचना देख लीजिए ना, आप डायरेक्ट नो एंट्री। ठीक है, आप व्यवस्था गेट पर नहीं, करिए ना, भाई, उस तरीके से घूंघट को वाले को देखिए, देखना है, उस तरह का व्यवस्था तो आप सुरक्षाकर्मी लगाइए, नहीं कैमरा नहीं लगाइए, आप लिख नहीं, दीजिए, ठीक। चिपका दीजिए। अरुण जी आगे अरुण जी कि अरुण जी घूंघट में नहीं अरुण जी एंट्री करिए, अरुण जी मुझे हिजाब लगता में है, मत करिए। अरे नहीं, भैया, ये मुझे किसने लगता है, आपको दे देखिए, दिया? नहीं, ये तो मुझे आप लगता है, भाजपा और मैं संघ मैं का जो है एजेंडा मैं को वही आप वही बढ़ाने का काम करते हो देखिए, भाई। यही पॉलिटिकल मैं पार्टीज बिल्कुल का मत होता है, इस तरह पॉलिटिकल की पार्टी तो बात नहीं, पॉलिटिशियंस का होता है। देखिए, डिक्शनरी में है भाई। देख, ये तो वही ना, ठीक, राजनीतिक देखिए, संगठन का इस तरह ठीक का है। देश अब का अरुण जी पार्टी जो है, प्लीज, समाज अब तो सुन लीजिए। इतनी देर से आप ही को सुन रहे, इतनी देर से आप ही को सुन रहे, आप इतनी देर से आप ही को सुन रहे, आप सुन लीजिए। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, मनीष पांडे भी आ गए, स्वागत है। मोहम्मद अकबर अली साहब हैं, आपका भी मैं स्वागत कर चुका हूं। एक बड़ा सीधा सा बात है, सरकार ही ऐसा करती है ना, एक रास्ते से मुस्लिम का कोई धर्म यात्रा निकल रहा होता है, दूसरे रास्ते से हिंदू के धर्म यात्रा को निकाला जाता है। ऐसा क्यों निकाला जाता है? सिक्योरिटी के लिहाज से ना। उस समय भी एक धर्म के लोग कह सकते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी किसी भी रास्ते से चल सकता हूं। तो वहां पर सिक्योरिटी आता है ना बीच में। यह भी तो एक, भाई, सुरक्षित रखने का भी तो अधिकार सरकार के पास है, प्रशासन के पास है। अगर इसमें सबका हित शामिल है, जो बुर्का पहनते हैं, जो घूंघट पहनती हैं, जो हिजाब पहनते हैं, जो घूंघट पहनते हैं, या जो हेलमेट लगाते हैं, अगर उनके हेलमेट लगाने से, घूंघट पहनने से सुरक्षा कंप्रोमाइज होता है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर वो व्यवस्था कैसे होगा? अकबर अली साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि आरजेडी ने बहुत कुछ बोल लिया, आरजेडी के साथ आपके भी सुर मिल रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी आरजेडी इस मुद्दे पर क्यों बटती हुई दिखाई पड़ रही है। और पंकज भारतीय जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। मनीष पांडे जी, आपके साथ इस मुद्दे पर जेडीयू नहीं दिखाई पड़ रही है, और आरजेडी को तो आपने सुना, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी बहुत कुछ कह रहे हैं। आखिरकार इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ती है, या राजनीति नहीं है तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि एक बात तो बाहर बार बार निकाली जाती है, कही जाती है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो कैसे अपनी प्रथा, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करे, उसको प्रैक्टिस करे, जो चाहे खाए, जो चाहे पहने।
देखिए पंकज जी, एक बात तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यह जो जिस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं, यह बिहार का जो ज्वेलरी संघ है, एक एसोसिएशन ने, जो आभूषण विक्रेताओं का संघ है, वह राष्ट्रीय संगठन है और वह संगठन सिर्फ स्वर्णकारों का नहीं है। जैसे स्वर्णकारों का अपना एक संगठन है, यह संगठन ज्वेलरी विक्रेताओं का संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बिहार इकाई ने इस प्रकार का नोटिस जारी किया या निर्णय लिया है। और किसके लिए लिया है भाई? पैनल में बैठे लोगों को पहले यह समझना पड़ेगा किसके लिए लिया। अपने ग्राहकों के लिए लिया है, जिससे वह 2 रुपया कमाता है। तो बहुत साइकोलॉजिकल एक सवाल यहां उठता है कि जिसकी रोटी जिससे चलती है, वह उसको क्यों अपने दुकान के अंदर आने से रोकेगा? तो उसका जवाब मुझे लगता है यह निकल के आता है सामने में कि भाई उससे कुछ नुकसान होता होगा तभी तो जब नुकसान देखने को मिला होगा उस एसोसिएशन को, तो उसने यह फरमान जारी किया कि मुंह ढककर, मोटा मोटी ठेठ भाषा में अगर हम कहें तो मुंह ढककर आने पर प्रतिबंध लगाया है दुकान के अंदर। अब सवाल है कि विद्वान प्रवक्ता कहते हैं कि भाई आप वहां व्यवस्था लगाइए ताकि उसकी चेकिंग हो जाए कि कोई हथियार लेके नहीं जा रहा है, या निकलते समय या घुसते समय उसके सामानों की जांच हो जाए कि भैया अंदर जा, जैसे मॉल वगैरह में होता है ना कि गार्ड खड़ा होता है और वो सारा बैग वैग सब एक जगह बंकर में, लॉकर में रखवा देता है और फिर निकलते समय भी चेकिंग करता है सब चीजों का। तो भाई साहब, अब स्वर्ण आभूषण के विक्रेताओं को कितनी आमदनी होती है, और जब छोटे मोटे दुकानदार भी उस श्रेणी में आते हैं कि वह इसके लिए ही अलग से एक स्टाफ रखे कि उसकी जांच करे और जांच करके फिर उसको क्लियरेंस दे कि नहीं आप जितना सामान लेके आए थे खरीदारी के बाद उतना ही सामान लेके वापस जा रहे, या आप कोई हथियार लेके नहीं आ रहे, या आप किसी बुरे नियत से नहीं आ रहे। देखिए भाई साहब, बड़ा स्पष्ट है, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एक व्यवसायी संघ ने अपने हित में एक ऐसा आदेश निकाला है, एक सूचना निकाली है। अब वह चूंकि व्यवसाय है, प्रतिष्ठान है, व्यवसाय करता है, तो उसको जहां नुकसान लग रहा है उसकी भरपाई के लिए उसने ऐसा किया है। अब जहां तक अगर राइट टू एक्ट की बात आती है, अगर संविधान की बात हमारे विद्वान प्रवक्ता कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब के संविधान ने जुवेनाइल एक्ट बनाया था। अगर पैनल में बैठे लोगों को अगर मेरी जानकारी गलत है तो दुरुस्त करेंगे। जुवेनाइल एक्ट तो हमको नहीं लगता है कि 1950 के संविधान में आया था। आवश्यकता अनुसार बाद में कई ऐसे संविधान, कई ऐसे क्लाउज उसमें जोड़े गए जो समय के आधार पर संविधान निर्माताओं ने भी कभी सोचा नहीं था कि बच्चे भी अपराध कर सकते। तो इस प्रकार की बातें व्यवहारिकता के साथ जब लोगों के व्यवहार में आती है, कई ऐसी घटनाएं पंकज जी हुई है जिसमें लोग बुर्का पहनकर अपराधी दुकान के अंदर आए, या हेलमेट पहनकर बुर्का पहनकर, कई तरह से ये गमछी से मुंह ढककर, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का। इसलिए मैंने कहा कि मुख्य रूप से जो आदेश है उसका मूल उद्देश्य है कि मुंह ढक कर ना आए, जिसमें कि उसमें मास्क को भी लगाया है, हेलमेट को भी लगाया है, गमछा को भी लगाया है, बुर्का या नकाब को भी लगाया है, इन सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती है, उसी तरह से मुझे लगता है कि कोई व्यवसाय, ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं आरजेडी राजनीति कर रही है, तो आप इसका मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू भी राजनीति कर रही है, या जेडीयू को भी लगता है कि 5, 7, 10% वोट जो हमें मुस्लिम वोट मिलता है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चलो इस पर इस तरह का स्टैंड मत लो? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक विचारणीय विषय है कि हम जब अपने वोटर के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारा वोटर नाराज हो जाए, तो एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए ऐसा काम क्यों करे? यह एक विचारणीय विषय है। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पंकज जी राजद क्या सोचती है, जेडीयू क्या सोचती है, वो अलग बात है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस प्रकार के कई वारदात हुए हैं और उसके बाद ही बिहार की इकाई ने इस प्रकार का फैसला लिया होगा। नहीं, ठीक है, लेकिन आप इतना संभल कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेडीयू के सुर भी आरजेडी के साथ मिल रहा। अगर आरजेडी अकेली बोल रही होती तो अभी तक पता नहीं आप क्या क्या कह दिए होते।
पंकज जी, जेडीयू क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, मैंने कहा ना वही कि तो देखिए, कहा ना, अभी तक आप तुरंत लालू जी पे चले जाते, फिर इस पे भ्रष्टाचार भी आपको दिखने लगता, राजनीति पंकज से जी, अलग बड़ा अलग कहां क्रिस्टल- पहुंच जाते आप। पंकज लेकिन जी, जेडीयू बड़ा के नाम क्रिस्टल- आते ही आप बड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं पब्लिक नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, पर। अगर सिर्फ अगर हिजाब या नकाब पे या नोटिस निकला होता तो मैं आता डायरेक्ट उस बात पर जो आप चाह रहे थे ना, जिस प्रकार का नहीं, dialogue हम नहीं delivery चाह आपसे रहे, चाह रहे थे, हम मैं उस पर आता, लेकिन यहां तो हेलमेट भी है, मास्क भी है, रुमाल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कैसे उस लाइन पर, उस एंगल पर बात करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि एक दुकानदार ने अपने मुनाफे के, जिससे वह मुनाफा खाता है, उसके लिए अगर उसने कुछ ऐसी सूचनाएं ठीक है, निकाली है तो ठीक है, जरूर फाइन उसकी वजह कोई फाइन बड़ा फाइन। कारण है। अकबर अली साहब, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या, आपके कमेंट्स तो जेडीयू के कमेंट्स अक्सर रैशनल रहते हैं, उसमें वो ऐसा नहीं रहता कि भाई ये किसी को इतना तुष्टीकरण कर देना है या उस भावना से देखना है। अरे भाई, आपकी सरकार सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है, तभी तो दुकानदार एसोसिएशन ऐसा फैसला लेने को मजबूर हुआ है। देखिए, एसोसिएशन से ने जो भी नोटिस निकाली हुई है, अब उसकी क्या मंशा है? अभी तो हम आपके चैनल का जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये सिर्फ बच्चियों का नकाब और स्कूल बैग आप दिखा रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या ट्रोल करने की है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई घूंघट या हेलमेट कुछ तो आप दिखा नहीं रहे हैं। तो किस खास वर्ग को टारगेट करने के लिए आप ये जो है डिबेट करा रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूं। अब आइए मुद्दे पे, क्योंकि आप दूसरा कोई वीडियो फोटो चला नहीं रहे हैं स्क्रॉल पे, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का हिजाब और उसका स्कूल बैग ही चला रहे हैं। आप भी इस तरह की मानसिकता लेकर के बैठे हुए हैं कि किस समाज को टारगेट किया जाए। अब रही दूसरी बात कि भाई हमारे कह रहे थे कि ये बात सही है कि कोई भी दुकानदार अपने ग्राहकों को क्यों नाराज करना चाहेगा। तो आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, जबकि 2000-4000 रुपया में ऐसा हाईटेक कैमरा है कि उसी कैमरे के माध्यम से वीडियो फुटेज के आधार पे पुलिस चोर को पकड़ती है, कार्रवाई करती है। हेलमेट पहन के कोई दुकान के अंदर बैठता है तो वो तो बहुत अटपटा बात है कि भाई हेलमेट पहन के तो मोटरसाइकिल में बैठा जाता है, किसी शॉप पे तो आप बैठ नहीं सकते हैं। तो अब अगर दुकानदार कैमरा लगाते हैं और अगर वो चेहरा खोल करके चेक करते हैं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि नकाब या बुर्का को उतार करके अंदर आइए, तो इस पर आपत्ति है कि भाई ये कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप बात नहीं कर रहे हैं। कौन से नकाब पहन करके किसी महिला ने डकैती किया हो पूरे हिंदुस्तान में? ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन आया हो कि कोई मुस्लिम महिला बुर्का पहन करके डकैती कर ली है? तो मैं ये बात मान लूंगा। अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी ने किया होगा कि कोई बुर्का पहन के कोई महिला आई और उसने जो है लूट पाट करके जो है कोई जेवर या कोई ज्वेलरी लूट लिया हो, तो चलिए एक बनता है बात। तो इस तरह का माहौल बनाना इस तरह की बातों में, एक तो जो नोटिस करने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह के टेक्नोलॉजी के युग में इस तरह का काम करना जिससे कि किसी समाज को टारगेट करने में आसानी हो, नहीं करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि भाई आप चेहरा खोल करके जांच करा लें, कैमरा मेरा कैमरा है, उसमें चेहरा आप दिखा दें, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, तो ये बात मान सकते हैं। लेकिन नकाब बुर्का उतार के आना होगा, ये तो गलत मानसिकता से ही निकाला हुआ बात हो सकता है। और दूसरे तरफ फिर आपके जैसे चैनल पे है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का नकाब और बस्ता आप दिखा रहे हैं, तो आपकी मानसिकता भी उजागर हो रही है। नहीं, चलिए, हमारी मानसिकता उजागर हो रही है, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं आपको कह रहा हूं आप ठीक कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि इस पे रिएक्शन से AIMIM के आए हैं, इस पे रिएक्शन किसी हेलमेट बेचने वाले एसोसिएशन के अभी तक नहीं आए हैं, मास्क बेचने वाले एसोसिएशन के नहीं आए। अब अकबर अली साहब आपने बोल दिया ना, अब आपने बोल दिया, अब आप हमारी बात भी तो सुन लीजिए। जमीयत उलेमाए हिंद का रिएक्शन आया। अगर कोई हेलमेट बेचने वाले एसोसिएशन का आया होता, कोई हेलमेट पहनने वाला एसोसिएशन होता, कोई मास्क पहनने वाला एसोसिएशन होता, गमछा बेचने वाला एसोसिएशन होता, या घूंघट को लेकर के भी प्रतिबंध है तो कोई इसको लेकर के भी बोला होता है हिंदू संगठन, तो हम निश्चित तौर पर उसको दिखाते। अभी अरुण भारती जी ने बोला, अरुण यादव जी ने,
तो हमने उसको सुना और हमने कहा कि भाई सार्वजनिक जगह पर अगर घूंघट पहना जाए या बुर्का पहना जाए या अंगोछा से मुंह ढका जाए, इससे अगर सुरक्षा कंप्रोमाइज्ड होता है तो क्यों नहीं हटा लेना चाहिए। हमने दोनों पक्ष की बात की। अब हमारी मानसिकता, साहब सुन लीजिए, हाँ बात सुनिए, आप भी सुनिए, हाँ, खाली अपना प्रवचन मत दीजिए, आप भी सुनिए। ऐसा कोई रिकॉर्ड या ऐसा कोई जांच आया हो कि बुर्का पहन करके किसी मुस्लिम महिला ने कहीं पर हत्या कर दिया हो, कहीं पर लूटपाट कर लिया हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा कोई घटना आपके सामने नहीं आता है, और तब आप कह रहे हैं कि बुर्का उतार के आइए। हम कह रहे हैं आप चेहरा खोल के जांच कर लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं उतार के घर पे रख दीजिए और तब मेरे यहाँ आइए। ये बात है, जांच करने में कहाँ कोई परेशानी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई जांच करना है तो आवश्यक रूप से जांच कीजिए, चेहरा खोल के जांच करवाएंगी वो। लेकिन आप परमानेंट ही हटा देने की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बुर्का हटा के आइए, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। भाई जब चेहरा दिखाने की बात होगी तो वहीं पर बुर्का हटाना होगा ना। देखिए प्रवचन, एक सेकंड, अकबर अली साहब, ये अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देती है तो समाज सुधार करने लगती है। समझ गए? ये हमने देखा है। अरे भाई आपका काम बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देने का है, समाज सुधारक बनने का नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। और जब समाज सुधारक आप बनिएगा तो तय कर लीजिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, प्रशासन चलाना है, या समाज सुधारक बनना है। ये तो आप तय करेंगे, पर मुझे लगता है ये दोनों चीज अलग अलग चीज है। एक मिनट सुन लीजिए। जी बोलिए ना, आपका स्वागत है, बोलिए। इस तरह के संगठन को अगर परमिशन दे दिया जाए अपना फरमान निकालने के लिए, तो कल लोग कहीं कहेंगे सिख भी पगड़ी उतार के आए, पगड़ी के अंदर बम होगा। भाई आप जांच कीजिए ना, आप इस तरह का उटपटांग जो है नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं आप उसके लिए जांच टेक्नोलॉजी है। आप बोलिए कि हम कैमरा लगाएंगे गेट पे, आपको कैमरा के सामने चेहरा दिखाना होगा तब अंदर आना होगा। ये बात मानी जा सकती है कि ठीक है आप चाह रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, लेकिन आप कहिए पहन ही के नहीं आना है, पगड़ी पहन के नहीं आना है, धोती पहन के नहीं आना है, तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते हैं। पल्लू पहन के नहीं आना है। आप कल होके वो कह सकते हैं ना कि पगड़ी में बम हो सकता है रखा हुआ, पगड़ी के समेत उड़ जाएंगे हम, तो कल सिख समुदाय के लोग बोलने लगेंगे। तो इस तरह का उटपटांग नोटिफिकेशन या पत्र निकालना नहीं चाहिए। आपको उसको पूरा व्याख्या करके निकालना चाहिए कि हम जांच करना चाहते हैं, आप मेरा कैमरा होगा 2000-4000 रुपए में कैमरा आता है। आप अगर वो संगठन है तो संगठन जो है आज के टेक्नोलॉजी के युग को नहीं जान रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी आज के दिन में आ गया है। आप सिर्फ बैठ के मनगढ़ंत एक फरमान जारी करके चस्पा कर दिए। आप उसके पूरी सारे परिप्रेक्ष्य को समझ के ना आगे बढ़िएगा, कि आप समाज में तनाव पैदा कर दीजिएगा और फिर आपकी तरह लोग इस पे डिबेट कराएंगे, सारे मुस्लिम बच्चियों का नकाब दिखाएंगे। यही सब अब समाज में बच गया है लोगों को करने के लिए। नहीं, अरे समाज में तो तनाव तब भी पैदा हो गया था जब मुख्यमंत्री जी ने हिजाब थोड़ा नीचे किया। हम लोगों ने दिखाया उनका इंटेंशन बुरा नहीं था। हम लोगों ने ये भी दिखाया किस बात से तनाव पैदा हो जाता है और कौन लोग तनाव पैदा करते हैं, ये सबको पता है। तनाव पैदा करने से किसको फायदा होता है ये सबको पता है, कि कब किस हिसाब से कौन तनाव पैदा करता है। मनीष पांडे जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं पंकज भारतीय जी आपके पास। मनीष जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं तो थोड़ा सूचना को दुरुस्त करना चाहता हूं कि शायद आपके पास वो विजुअल्स नहीं है। कई ऐसे विजुअल्स आए हैं जहां पर अपराधियों ने, महिलाओं ने नहीं, अपराधियों ने बुर्का पहनकर दुकान में एंट्री ली और उसके बाद हथियार निकालकर लूटपाट किया है। ऐसा कई विजुअल्स आया है। ये ऐसे नहीं, ऐसे कई वीडियो, झांसी की भी घटना है, ऐसे कई वीडियो भी वायरल हैं। ऐसा नहीं है, अब वो कौन सी बिरादरी की महिला हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह से बुर्का पहन करके वो चाहे पुरुष हो उसको अपराधी ही कहा जाए तो बेहतर है। मैं भी इस बात से सहमत। जी हाँ पंकज जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पंकज भारतीय जी भी अभी कुछ नहीं बोले हैं, उनका भी अभी समय पहुंचा हुआ है।
देखिए, एक तो सोना जो है बहुत बहुमूल्य धातु है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और मैं भी सोने का कारोबारी हूं, मैं आपको अपनी जानकारी बता दूं, इसलिए मैं अपनी पीड़ा यहाँ पर जो है वह व्यक्त कर सकता हूं। लाख एंगल से एक दुकानदार भी बहुत तरह के हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले भी हैं और छोटे दुकानदार भी हैं। आजकल ठीक है कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह से लगे होते हैं, लेकिन हर दुकान में हर एंगल से सीसीटीवी कैमरा लगाना ये बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आप अपने ही ग्राहक को जब टोकेंगे, हम लोग भी काउंटर पर बैठते हैं पंकज जी, तो हम जान रहे हैं कि एक पायल या एक फला कोई भी ऐसा नहीं है कि नकाबधारी कोई भी बगल से काउंटर से धीरे से अपने चीजों में छुपा ली, अपने वस्त्र में छुपा ली, तो उसको टोकना मुश्किल हो जाता है, रिस्क हो जाता है, क्योंकि उससे हमको आगे भी, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, हम उसको आगे भी हमको जवाब देना पड़ेगा। उसको फिर एक बार अगर हम उसको पकड़ लिए चोरी करते हुए, तो फिर हमारे दुकान में वो आएगी नहीं। ये हर व्यवसायियों का व्यवहारिक कठिनाई होता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर कोई भी नकाब या मास्क पहना हुआ या हेलमेट या बुर्का पहनी हुई महिला जब अपने दुकान में आएगी, वो अगर नाक के लिए नोजपिन लेगी, गले के लिए हार लेगी, या नथ लेगी, या टीका लेगी, कुछ भी लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता अपने ढके हुए चेहरे से वह जो है उन सब चीजों को खरीदेगी या पसंद करेगी। ऐसा नहीं होगा। वह दुकान के अंदर के आने के बाद तो निश्चित रूप से वो मास्क हटाएगी या बुर्का हटाएगी या नकाब हटाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया, या घूंघट हटाएगी, जो भी होगी महिला। जब उसको देखने आएगी, पसंद करेगी, तो उसको हटाना ही पड़ेगा अपने चेहरे से वो सारा चीज। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, चूंकि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है। मैं मेरे साथ पंकज भारतीय जी भी हैं। पंकज भारतीय जी, सॉरी, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, पर एक पक्ष मैं रखना चाहता हूं। क्या बुर्का और हिजाब हटाना इतना आसान है क्या? मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा हिजाब हल्का सा हटाया, वजह यह थी कि वो महिलाओं को एक मैसेज देना चाहते थे कि देखो इस समाज से भी महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उसको लेकर के कितनी सियासत हो गई। उनका इंटेंट कहीं भी विजुअल में बुरा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी दुकान में सुरक्षा की दृष्टि से यह हटाना उतना आसान होगा? क्या उसमें धार्मिक एंगल नहीं ढूंढा जाएगा? किसी की भावना आहत नहीं होगी? और अगर टेक्नोलॉजी इतना ही शानदार हो चुका है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। क्या फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो सार्वजनिक स्थान पर बैन करता है? बेल्जियम के पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो बिल्कुल बैन करता है? डेनमार्क डेवलप्ड कंट्रीज है, बिल्कुल सार्वजनिक स्थान पर सख्त जुर्माना लगाता है। नीदरलैंड भी वही करता है, स्विट्जरलैंड भी वही करता है। तो ऐसे में सवाल है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया है हमें, दुनिया को, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? पंकज भारतीय जी। पंकज जी, निश्चित तौर पर भारत की जो बात है, आपने जो कई दूसरे देशों का उदाहरण दिया वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है, इस देश में जो है सो नकाब और हिजाब को बड़ा ही उसको धार्मिक आस्था से जोड़ करके देखा जाता है। और निश्चित तौर पर अब अगर आप बात करेंगे तो 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें कहा गया था कि ये जो हिजाब पर प्रतिबंध या नकाब पर जो प्रतिबंध है वो संविधान की धारा 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये जो है सो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें, कोर्ट भी, आपने भी अभी जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, ये सारी तमाम बातें हैं। लेकिन आप भी देखते होंगे कि किस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री का जो प्रकरण आया था, तो किस तरह से जो बड़ा सा बवंडर खड़ा हो गया था। तो कुल मिलाकर के जो ये स्थिति है कि जो यहाँ पर इतना आसान नहीं है, आपका जो सवाल है इतना आसान नहीं है हिजाब और नकाब को चेहरे से हटाना, ये थोड़ी सी यहाँ पर कठिन जरूर है। और जहाँ तक ये जो ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन का जो ये नोटिस है, आदेश है, पहले तो हम स्पष्ट बोले कि ये राज्य सरकार का आदेश नहीं है, ये फेडरेशन का आदेश है या उनकी नोटिस है। तो इसमें थोड़े से सुधार की जरूरत मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती है कि आपने जो
नोटिस दे दिया कि आप पहनकर नहीं आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन है, उस पहनावे पर रोक लगाना कठिन है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नकाब और हिजाब के आड़ में कई तरह की घटनाएं होती रही है, और ठीक है कि जो महिलाएं कोई डकैत नहीं हुई है, जैसा कि जदयू प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन हाँ, हिजाब और नकाब के आड़ में इस तरह की घटनाएं जरूर हुई है। हाँ, एक बात जो हम छोटे से जगह से आते हैं, तो एक बात जो सुनने के लिए जरूर मिलती है कि हिजाब और नकाब के आड़ में जो है सो छोटी छोटी चोरियों की घटना तो हाँ, कम से वही कम चोरियां जरूर की होती बहुत रहती सारी विजुअल्स हमने भी देखी जी। हैं। और झांसी जी। की भी घटना है, झांसी में भी ऐसे ही सर्राफा व्यवसायी ने इस तरह का फरमान जारी किया उत्तर प्रदेश में, और फिर वही बिहार में फॉलो हुआ। ये इस तरह की बात जो हुई है, ये सही है गलत है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे देश, इवन मुस्लिम कंट्रीज ने भी अपने सार्वजनिक स्थान के फॉर्मूले को परिवर्तित किया है। तो क्या भारत में भी इसकी जरूरत है? तो मुस्लिम भाई साहब, मुस्लिम देश में चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, वही कानून यहाँ लगाइए। आप बार बार दूसरे कंट्री को उठा के क्यों लेते आ रहे हैं? वही काम कराइए यहाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम कंट्री कर रहे हैं, वहां हाथ काट दिया जाता है, रेप करने वाले को फांसी दे दिया जाता है, संसार कर दिया जाता है। तो आप वो भी लाइए यहाँ। आप इस तरह का जो है मिसाल क्यों पेश करते हैं? आप उस देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र है, संविधान है, बस उस पर बात कीजिए। इसको लेके डेनमार्क, अमेरिका और सऊदी अरब और लीबिया, इराक मत लेके जाइए। नहीं, मतलब हम वहां लेके जाएं जहां मोहम्मद अकबर अली चाहते हैं। डेमोक्रेसी नहीं, हमने भारत कहां का से सीखा है? संविधान नहीं नहीं, एक मिनट, आपका बड़ा लिमिटेड नॉलेज है। आपका संविधान कहां से आया है अकबर अली साहब? आपका संविधान कितने देशों से लिया गया? जानकारी है आपको? आपका संविधान कितने देशों से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिया गया है? जरा ये तो बता दीजिए प्लीज। सेक्युलरिज्म कहां से लिया गया, जरा ये बता दीजिए। कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बता दीजिए। देशी लोगों ने भारत का संविधान लिखा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये संविधान कई देशों का कोई जो है मतलब नहीं था उनके अंदर सलाहियत की वो संविधान लिखते। अमेरिका, अब मनीष पांडे जी, इस पे मैं बहस करूं? इस पे मैं बहस करूं? इस पे मैं बहस करूं? अरे तो आप क्या मतलब? अरे हार्ड फैक्ट्स तो जान जाइए। हार्ड फैक्ट्स मुझे मालूम है जेडीयू के लिए ऐसा सिचुएशन आप ना क्लियर कट स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं। आपके लिए कभी भी ये मुद्दा सुटेबल नहीं है। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मैं क्या बोलूं? आप जो बोलना चाहें आप स्वच्छंद हैं। मेरे पास जो ज्ञान है उसके लिए मैं स्वच्छंद हूं, मैं आजाद हूं, मुझे बोलने दीजिए। डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिए। आपका स्वागत है, वेलकम है। हम लोग एक दूसरे के डोमेन में मत घुसे। मेरा काम है पूछना, हम पूछेंगे। मेरा काम है दुनिया का उदाहरण देना, हम देंगे। भारत एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं है। संविधान इसने संविधान भी बना है तो कई देशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। अली अकबर साहब, आप इस बात को जान लीजिए। इसका क्या प्रमाण है कि विदेश से लिया, एडॉप्ट करके संविधान बनाया गया? अब प्रमाण तो अभी अब प्रमाण तो केमिस्ट्री लैब में ले जाके तो नहीं दिखाएंगे ना कि सल्फेट का ये कलर है। नहीं, ये प्रमाण तो सल्फेट का SO4 2- नहीं दिखा पाएंगे ना। अब क्या करें? आपसे अब क्या बात करेंगे, मेरे समझ में नहीं आता है। अब आपसे क्या बात किया जाए? मुझे जितनी समझ है और आपसे समझने में आ जाऊंगा कि मुझे क्या बात करना है। अरे मैं अब यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो दिक्कत, मैं केरल की बात करूं तो दिक्कत, मैं कर्नाटक की बात करूं तो दिक्कत। क्या बात करूं आप बता दीजिए, वही बात करूंगा। नहीं, आप बात कीजिए पूरा अरब कंट्री, यूरोप कंट्री का। भारत के संविधान का बात मत कीजिए। आप पूरा यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, जापान और गल्फ का बात कीजिए। अब आप डिबेट भारत में कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में क्या करा रहे हैं, ये बताइए। तो ये आप जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ये भारत का इंटरनेट है क्या? ये भारत का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बता दीजिए ना। जूम से जुड़े हैं, ये कहां से आया जूम?
अरे भाई, तो आप जिस पर देश कमाल में बात रहते है हैं, उस देश भाई, का कानून क्या डेमोक्रेसी। है, उस देश का संविधान क्या है, उस पे ना अकबर चर्चा साहब, कराइएगा। अकबर साहब, मुझे लगता है हम उस लोग पे ना चर्चा डाइवर्ट कराइएगा हो रहे भाई। हैं, डाइवर्ट कि हो आप रहे हैं, बात कीजिएगा हम तुर्की में डाइवर्ट हो क्या रहे हो रहा है, आप बात हम कर रहे हैं डाइवर्ट हो रहे कजाकिस्तान में हैं, क्या हो हमें रहा ये है। लगता है आप भारत की बात में हम तुर्की या हर कजाकिस्तान समय को क्यों घुसा रहे हैं? कई बार अकबर साहब, कई बार हम ऐसी बात करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, तब आप कहते हैं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कई बार हम ऐसी बात करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आप नाराज हो सकते हैं, आपका हक है, लेकिन मेरा नहीं, हक नाराज है नहीं ये हो बात रहे हैं, करना। मतलब आप मिसाल आप खिलवा कभी के नहीं दीजिए, नहीं, उत्तर मिसाल प्रदेश का आप कहते दीजिए। हैं प्रवचन, आप कहते हैं आप तुर्की का प्रवचन, मिसाल आपका दे रहे हैं, भाषण हम खलीफा सुनते बनना हैं, चाह तो रहा है, वो वो क्या प्रवचन बनना चाह हमको रहा है, तो मुझे नहीं क्या लगता लेना है। देना है ठीक कि है, तुर्की खलीफा बने, कि सऊदी अरब खलीफा बने, दुबई बने, मुझे क्या मतलब है इससे? ये मुझे मतलब है भारत के संविधान से, भारत ये के व्यवस्था आपके से। स्टेटमेंट का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जितने लोग वेलकम करते हैं उस दिन मैं आपका इंटरव्यू जरूर करूंगा, चैनल पे बोल रहा हूं। कोई वेलकम और नहीं उस करता, ये दिन सब ये उस सब दिन आप ये उनका सब विरोध आप लोग करिएगा, कहते हैं बस। मैं उस दिन उनका विरोध करिएगा, मैं आपको ढूंढ लूंगा, खोज लूंगा, हाँ, एकदम और ढूंढ मैं लीजिए। आपको रिक्वेस्ट से कहूंगा जरा इस पे अपना स्टेटमेंट दीजिए। याद रखिएगा, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपका स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, ठीक एकदम। है, कि भारत को हाँ। देखिए, इधर उधर मत देखिए। मैं उस दिन हाँ, ठीक है। मैं उस दिन आपका जरूर मैं इंटरव्यू करूंगा, सिर्फ आपका, चाहे आप ठीक। किसी भी दल में हो, मैं आपका हाँ ठीक है, इंटरव्यू हम जरूर तैयार हैं करूंगा। इसके लिए। हाँ, अरुण 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 जी, आपको लगता है कि सरकार, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता, सरकार को इसे फाइनली ये कह देना चाहिए कि ये हमारे देश के लिए संविधान सम्मत नहीं है जैसा ये बता रहे हैं, तो इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए, आप मांग करना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ही सरकार अभी तक चुप है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि आप अन्य देशों की बात कर रहे थे पंकज जी, हमें बासी पन्ने को उल्टाने की क्या जरूरी है? इतिहास की बासी पन्ने को संघ लोग और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वो है, इधर उधर की सिर्फ बात करेगी। हमें तो जो संविधान है, जो बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, उसके दायरे में हमें चलना है, हमें काम करना है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, कहां से क्या लाया क्या आया उस पर बहस तो बेफालतू है। आपने कहा इंटरनेट, आपने कई एग्जाम्पल है, विदेशी सामान भी यहाँ बिकते हैं, तो क्या विदेशों के शर्त पे बिकता है क्या? क्या हमारे शर्त पर, हमारा जो संविधान है उनके अनुसार? तो ये सब फालतू बातें आपने अभी तक आपके नहीं सुधारा है। क्या है, हिजाब और नकाब ही ब्रेकिंग में चला रहे हैं, क्यों नहीं घूंघट की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हेलमेट की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं? क्या इंटेंशन है आपका? या भारतीय जनता पार्टी और फिर या ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इस तरह का निर्णय लिया है? इससे साफ स्पष्ट होता है जो देश तोड़क पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें कहा तो स्पष्ट दिखता है। अगर यह इनकी मानसा है तो बहुत सारे विकल्प हैं, सुरक्षा के हित को देखते हुए आप उसको अपना सकते थे, लेकिन आपने एक सूचना चपका दिया है, हिजाब नकाब में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। अरे आपकी चलेगी हैं? बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुकूल ना आपको चलना होगा कि आपके ये फरमान है उस अनुसार चलना नहीं, ये राजनीतिक, वो मैं वही कह रहा हूं। देखिए अरुण जी, आपको तो आपके लिए, देखिए अरुण जी आपने पूरी थोड़ी समय की भी सीमा है, सब बहुत आप देख लीजिएगा, 35 मिनट आप बोले, आप जरा सुन लीजिए, वही मैं कुछ तो मुझे भी बोलने दीजिए, सुनिए तो 1 मिनट। पंकज भारतीय जी राजस्थान के एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, समझ गए? वो एक स्टेज पे घूंघट हटाते हैं तो वो उनको लगता है कि महिलाएं प्रतिबंधित हैं, उनको जकड़ा गया है, ये घूंघट हटा दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं उनकी सोच को सही भी मानता हूं, मैं अपने डोमेन में सही मान सकता हूं। यही जब नीतीश कुमार करते हैं, जबकि उनका इंटेंट गलत नहीं था, तो उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये
नेता लोग कई बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। उनका नाम भी बता दूं, एक्स चीफ मिनिस्टर है। तो सवाल यह उठता है कि एक जगह आपको वो सही लगता है, एक जगह आपको ये गलत लगता है। मेरा कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। अपोजिट व्यूज हो सकते हैं, मेरे आपके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, पर कोई उन्होंने गलत चस्पा किया है तो आप कह रहे हैं ना, आप सबसे ज्यादा बोले हैं अरुण जी कि गलत चस्पा किया, फिर अकबर साहब बोले हैं, तो इसमें आपका व्यूज आ रहा है ना, आप हमें उसमें क्यों घसीट दे रहे हैं? वही तो हम आपका व्यूज जानना चाह रहे हैं। मनीष पांडे जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, जहां पर कि सभी धर्मों का समान भाव है, समान इज्जत है, वहां पर लिबरल होना पड़ेगा। कट्टर होने से काम चलने वाला है नहीं। इसीलिए कि देखिए, अगर हम कहें कि सारे पंडितों को गेरुआ पहनना ही पड़ेगा, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, धार्मिक काम कराते हैं, सभी लोगों को भगवा कलर का पहनना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ना भाई। अगर हिजाब या नकाब, इसलिए मैं यह विषय ला रहा हूं क्योंकि घूंघट वालों ने विरोध नहीं किया, अन्य क्षेत्र के लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर विरोध सिर्फ नकाब और हिजाब पर आ रहा है तो यह तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि अगर वाकई में किसी की भावना का विषय नकाब, यही अगर वो विरोध किया होता तो हम वो भी दिखाते। बहरहाल मैंने यहाँ दो तीन बहरहाल देखिए, समय की सीमा पूरी हो चुकी है। आज मैंने पंकज जी को बहुत बोलने का मौका नहीं दिया। मैं अपनी बात पूरा कर लेता, इतना जगह मैं अपनी बात पूरा कर लेता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप नकाब और हिजाब लागू करना चाहते हो तो हर क्षेत्र में कीजिए ना, फिर फिल्म के क्षेत्र में भी कीजिए, फैशन के क्षेत्र में कीजिए, एंकरिंग के भी क्षेत्र में कीजिए, सब जगह आप उसको आवश्यक बना दीजिए। तो लगेगा कि नहीं भाई, उसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, न सुबह हो सकता है, न शाम हो सकता है। तो ठीक था, लेकिन अपने सुविधा के हिसाब से बस मेरा सीधा सा मकसद है, मेरा मकसद ये है कि ये व्यवस्था क्या बिहार में चल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया फैसला है तो क्या इसको समर्थन सरकार द्वारा मिल सकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिन लोगों की भावना आहत हो रही है उसको लेकर के सिर्फ राजनीति होगी या इसका कोई समाधान भी ढूंढा जाएगा। बहरहाल सुरक्षा, जैसे कई देशों ने सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, ऐसे में क्या अब ये जो डिबेट चल पड़ा है, पहले केरल में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में, एक बार फिर बिहार में इसकी शुरुआत हो गई। ये अंत कहां होगा ये तो हुक्मरान जाने। बिहार की बात में अरुण यादव जी, मोहम्मद अकबर अली, मनीष पांडे जी, पंकज भारतीय जी, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।